हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ग्रेविटेशंस चैप्टर में आपने अब तक केपलर्स लॉ पढ़े, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस पे अब कुछ सवालों के आंसर्स या कुछ कंसेप्ट के आंसर हम खोजने वाले हैं। तो देखिए, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट लाइक अ पॉइंट मास or another is continuous mass, means continuous body, like this pen or some bricks or some tables, chairs, like structures like so उसमें continuous body होती है एक, और कोई point mass, ओके जैसे कि छोटा सा पॉइंट। अर्थ को भी आप पॉइंट मास कह सकते हैं और सन को भी पॉइंट मास कह सकते हैं। आप बोलेंगे ये तो बहुत बड़े बड़े मासेस है, इनको पॉइंट मास कैसे बोलेंगे? तो कैलकुलस में ऐसे डिफाइन किया गया है। कैलकुलस में बोला गया है कि कोई भी स्फीयर, ठीक है ना, तो उसका जो स्फीयर है, तो स्फीयर, पूरा स्फीयर अगर है लाइक दिस, अगर एक ये ऐसा स्फीयर है तो ये स्फीयर का मास अगर m है तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट मास m, ये भी m, ये भी m, और ये जो पॉइंट मास है इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, लाइक द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। बट सेंटर ऑफ मास डज नॉट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट मास, इज इट मीन्स अगर मैंने कंटिन्यूस बॉडी लिया एक अंदर ये पेन, तो ये पेन का सेंटर ऑफ मास उसका पॉइंट मास नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो सिर्फ स्फीयर के लिए ऐसा हो सकता है कि जो पूरा स्फीयर है उसका वो पूरा स्फीयर कंसिडर करने के जगह आप उसका सिर्फ सेंटर जो रहता है उसे आप उस सेंटर पे आप उसका मास ले सकते हैं और बाकी बॉडी आप भूल जाइए। लाइक ये स्फीयर है तो ये स्फीयर का पूरा मास यम है, तो आप ये पूरा स्फीयर भूल जाइए, सिर्फ इसका एक छोटा सा मास यम कंसीडर करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये सिर्फ स्फीयर के लिए, और ये कैलकुलस में अच्छे से डिफाइन किया गया है, इसमें यहाँ पे अभी सिर्फ उसका ऊपर का भाग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हम चेक करेंगे कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो फर्स्ट टाइटल लिखिए, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑफ कोर्स, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses, टू पॉइंट masses. So force between the two point masses, of course we know clearly about these concepts. देखिए यहाँ पे एक मास है m1 पॉइंट मास और यहाँ पे एक मास है m2 पॉइंट मास, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r. ओके, सो व्हाट शुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू? सो आंसर इज वेरी सिंपल हियर, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r square. ओके, सो दिस द फर्स्ट पॉइंट इज इजी, है ना, कि यार दो पॉइंट मासेस है, एक का मास m है, दूसरे का मास m2 m1 है m2 है, और दोनों में का डिस्टेंस अगर r है तो दोनों में का फोर्स सिंपल है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, नथिंग इज देयर. ओके, सो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और एक नोट टाइप क्वेश्चंस ले लेंगे अपन, कि अगर समझो यहां पे एक पॉइंट मास है, इसका मास है m1, और यहां पे अनदर पॉइंट मास है, इसका मास है m2, और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस है स्मॉल r. ओके, ऐसी सिचुएशन है। अभी अगर मैं इन दोनों के बीच में कहीं पे एक छोटा सा मास स्मॉल m अगर रखता हूं एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम m1, तो ये जो पॉइंट मास है, स्मॉल m मास है, तो इसे m1 अपनी तरफ खींचेगा, इधर फोर्स लगेगा, और m2 अपनी तरफ खींचेगा, इधर फोर्स लगेगा, यानी पॉइंट मास m पे दो फोर्स लग रहे, एक इज दिस डायरेक्शन और सेकंड इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो इस पे अपोजिट फोर्स लग रहे. अगर अपोजिट फोर्सेस है तो वेक्टर सम या वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, अगर सम बोलते हैं उसको वेक्टर सम, सो इसमें सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. सो सब्सट्रैक्शन के वजह से फोर्स कम होता जाएगा, शायद जीरो भी हो सकता है.
सो पूछा जाता है कि कहाँ पे फोर्स जीरो होगा। सो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इन दो मासेस के बीच में मैं तीसरा मास कहाँ पे रखूं उससे तीसरे मास पे टोटल फोर्स जीरो हो, यानी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, यानी उस पर कोई भी फोर्स ना लगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगता हूँ तो ए भी खींचेगा, पर मुझे ऐसी जगह पे रखना है ताकि वहां पे कोई भी फोर्स ना लगे। ठीक, सोचिए कि अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है, सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r माइनस एक्स बन जाएगा। ओके, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इधर जाने वाला फोर्स और इधर जाने वाला फोर्स, दोनों फोर्स शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड। सो F1 शुड बी इक्वल्स टू F2, इज इट? सो F1 यानी M1 और M के बीच में का फोर्स, सो ये हो जाएगा G कैपिटल M1 स्मॉल m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में का डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 M2 और M के बीच में का फोर्स, सो G M2 स्मॉल m अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस r माइनस एक्स, सो r माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इज इट? अभी यहां पे कुछ चीजें कैंसिल होगी, जैसे कि यहाँ पे G और यहाँ पे का G, यहाँ पे का M और यहाँ पे का M गेट कैंसल्ड, इज इट? तो M2 अपॉन M1 क्या बनेगा? M2 यहाँ पे M1 डिवाइड हो जाएगा, सो ये बनेगा R माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, इसने M1 इधर लाए और R माइनस एक्स का ब्रैकेट उधर लेके गए। सो यहां पे देखिएगा M2 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू R माइनस एक्स अपॉन एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर। कैन वी? यस। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये बन जाएगा M2 अपॉन M1 और यहां पे रह जाएगा R माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, so under root M2 upon M1, yes, under root M2 upon M1 is equals to R upon X minus 1. Do you got this? Okay. So root M2 upon root M1 plus 1, ये minus 1 इधर आएगा तो plus 1 is equals to R upon X. Is it? So therefore x is equals to r divided by root m2 upon m1 plus 1. सो m1 से ये डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है ना, अगर आप मास रखते हो तो ओ मास पे, उस मास पे आपका फोर्स, नेट फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है ना, m1 से कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? सो वैल्यू ऑफ x शुड बी r अपॉन अंडर रूट m2 अपॉन m1 प्लस 1। सो ये x डिस्टेंस कहां से है? ये x डिस्टेंस है m1 से। सो देखिए यहां पे क्या बन गया, m2 अपॉन m1। अगर आप लेते हैं x डिस्टेंस m2 से तो ये बन जाएगा m1 अपॉन m2। ठीक, सो याद रखना कहां से पूछा गया था मास। ओके, सो सिंपली ये फॉर्मूला आप इजीली रन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट m2 अपॉन m1 प्लस 1। व्हाई m2 अपॉन m1? बिकॉज डिस्टेंस x इज मेजर फ्रॉम m1। इफ द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम m2 देन इट शुड बी x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट m1 अपॉन m2 प्लस 1। ओके, और व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द r? r is the distance between two masses. Okay, and what is the x? X is the distance where net force acting on that mass is 0. So what should be the value of mass to put between these two masses? इन दोनों masses के बीच में हमने कितनी वैल्यू की मास रखनी चाहिए ताकि इस पे पूरा फोर्स जीरो हो जाए? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना ही बड़ा या कितना भी छोटा मास यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कोई भी मास रखने से यहाँ पे उस मास पे नेट फोर्स जीरो ही रहेगा। कहां पे? m1 से x डिस्टेंस पे। सो क्या वैल्यू है m1 से x डिस्टेंस की? तो m1 से x डिस्टेंस की वैल्यू बन गई r अपॉन अंडर रूट m2 अपॉन m1 प्लस 1।
Okay, so m2 upon m1. Why m2 upon m1? Because distance is measured from m1. If अगर आपने डिस्टेंस मेजर किया होता m2 से, सो ये होता m1 अपॉन m2. ओके, सो अच्छे से इसे लर्न कर लेना है. ठीक, ओके, मैं मिटाता हूं, आप लिख लेना तब तक. ठीक है. ओके, अब देखेंगे हम सेकंड केस. सेकंड केस में फोर्स बिटवीन यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस थे. अभी फोर्स बिटवीन शेल यानी होलोस्फीयर, शेल एंड पॉइंट मास, शेल एंड पॉइंट मास. ओके, सो देखिएगा यहां पे एक पूरी शेल है इतनी बड़ी, ठीक है ना, लाइक दिस. और ये जो शेल है यानी होलोस्फीयर, इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल R. और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा है. सो ये जो शेल है, इस शेल का मास कैपिटल M और ये पॉइंट मास का मास स्मॉल m. ओके, और दोनों के सेंटर में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r. ओके, सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू? सो दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप पूरे होलोस्फीयर को कंसीडर कर सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट मास एट द सेंटर. सो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, ये पूरा स्फीयर कंसीडर करने की जगह पे आप यहाँ पे एक मास कंसीडर कर सकते हैं जिसका मास है कैपिटल M. और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? सो R है. सो इसमें यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स बन जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इट इज इजी. ओके, बट ये जो पॉइंट मास मैंने रखा था वो आउटसाइड रखा था, सो ये आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बना. ओके, अगर मैं ये पॉइंट मास यहां से उठा के यहां पे रख दूं तो फोर्स क्या बनेगा? सो फोर्स बनेगा वही GM अपॉन ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इस टाइम पे बन जाएगा कैपिटल R. सो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर. सो ये हो गया ऑन सरफेस. अगर मैं ये पॉइंट मास ये शेल के अंदर लेके आता हूं, शेल के अंदर, सो अगर मैंने शेल के अंदर इसे लाया तो उस पॉइंट मास पे चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगी. ठीक है ना. आप सोचेंगे कैसे इक्वल फोर्स लगेगी? देखिएगा, यहां पे एक स्फीयर है, होलोस्फीयर, और मैंने यहां पे मास लाया. तो देखिएगा थोड़ी देर के लिए यहां पे मैंने ये इतना जो कर्व है इसका एक ही मास कंसीडर करा है यहां तक. ठीक है ना. इतना ये जो कर्व है ना इसका एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिया. ऐसा कर तो नहीं सकते पर समझो कर लिया कि ये सब यहाँ के सब एलिमेंट बना के एक मास यहाँ पे आ गया. सो ये मास हो गया m और ये डिस्टेंस हो गया r. सो डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस कम है और मास भी कम है. ठीक है ना. और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, शायद मिस हो जाएगा, और मास भी ज्यादा हो जाएगा. मास और डिस्टेंस सो इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं. सो इस तरह से दोनों तरफ की फोर्स सेम रहेगी. ठीक है ना. ये मैंने सिर्फ ऊपर के ऊपर बताया. ठीक है ना. आपको इसका डेरिवेशंस के बारे में कुछ लेना नहीं है. ठीक है ना. उसके बारे में हम फिर से एक बार शायद चर्चा करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में. ठीक है ना. अभी फिलहाल आप सोचो कि अगर आप एक पॉइंट मास किसी स्फीयर के अंदर लेके आते हो, एक पॉइंट मास अगर आप किसी स्फीयर के अंदर लाते हो तो उस पे का नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. क्योंकि अंदर आने के बाद उसको सब तरफ से, ठीक है ना, सब तरफ से उस पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स शुड बी 0. ओके, सो नेट फोर्स इनसाइड बन जाएगा 0. सो F इज इक्वल टू 0 इनसाइड द शेल, शेल. सो शेल के अंदर फोर्स कितना लगेगा? 0. शेल के सरफेस पे GM अपॉन R स्क्वायर, और शेल के बाहर GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. सो ये स्मॉल r सेंटर से लिया हुआ डिस्टेंस है. इज इट क्लियर? सो एकदम आसान था. नोट कर ले इसे. अब सोचेंगे हम कि व्हाट इज नंबर 3. नंबर 3, फोर्स बिटवीन स्फीयर. ओके, अभी होलो स्फीयर लिया था, अभी लेंगे सॉलिड स्फीयर. ठीक है ना. सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट मास. सो सॉलिड स्फीयर और पॉइंट मास के बीच में कितना लगेगा फोर्स? ठीक. सो वही मसला है, वही एक स्फीयर है जिसका मास है m है, दिस टाइम इट इज सॉलिड्स, और रेडियस r है उसका,
और जो पॉइंट मास रखा है वो एट ए डिस्टेंस r रखा है फ्रॉम द सेंटर, सो स्मॉल m। सो सॉलिड स्फीयर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्मॉल पार्टिकल एट द सेंटर। सो फोर्स जो बनेगा यहाँ पे वो फोर्स बनेगा F इज इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हो जाएगी बात आउटसाइड। ओके, on the surface it should be same G M M डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ऑन सरफेस फोर्स। ओके, जैसा कि हम सब पॉइंट मासेस है और अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। ओके, अभी इनसाइड में जाके बात करना है, ठीक है ना। तो इस बार इनसाइड में फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोचिएगा, अगर ए ऐसा पूरा सॉलिड स्फीयर है और इनसाइड यहां पे आप आ गए, ठीक है ना। सो आपके पैरों के नीचे यहां पे एक पूरा स्फीयर है ऐसा, जो आपको अंदर खींचेगा और जो बाहर का स्फीयर है वो कम खींचेगा। सो इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। सो इसकी वजह से तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये जो बाहर का स्फीयर एनुलर एरिया है ना, इससे फोर्स तो नहीं लगेगा। जो कुछ भी फोर्स लगेगा तो इसकी वजह से लगेगा। सो ये हो गया स्मॉल आर। ओके, अभी जो ये यहाँ तक स्फीयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्फीयर है, ये स्फीयर का मास हम लेंगे m डैश और इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। तो आप पे कितना फोर्स लगेगा, ये आप है स्मॉल m मास, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स बनेगा F इज इक्वल टू G, वो स्फीयर का मास m डैश, ये यहाँ तक का, इनटू स्मॉल m, ओके, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में का डिस्टेंस स्मॉल r, सो स्मॉल r स्क्वायर। ओके, अभी फाइंड आउट करना है व्हाट इज m डैश। सो m डैश इज द मास ऑफ दिस स्फीयर। So this mass can be calculated as density of the sphere into volume of that small sphere. So small sphere का वॉल्यूम बन जाएगा 4/3 pi r क्यूब स्मॉल r, और डेंसिटी बनेगी मास पर यूनिट बड़े स्फीयर का मास डिवाइड बाय बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 pi r क्यूब इंटू ये फिर से 4/3 pi स्मॉल r क्यूब। सो 4/3 pi गेट कैंसल। सो फोर्स कितना आ जाएगा इनसाइड, ठीक है ना। सो F इज इक्वल टू G स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, m डैश ये हो गई m डैश की वैल्यू, m डैश की वैल्यू आ गई m अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। सो कैपिटल R क्यूब और स्मॉल r स्क्वायर, सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपका फोर्स जो आएगा इनसाइड वो आएगा G कैपिटल M पूरे स्फीयर का मास, स्मॉल m आपका मास, ये पॉइंट मास, डिवाइडेड इनटू स्मॉल r, यहाँ पे एक स्मॉल r और डिवाइडेड बाय r क्यूब। सो ये हो गई इनसाइड की स्टोरी। इनसाइड सॉलिड स्फीयर के इनसाइड फोर्स कितना लगेगा। सो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड फोर्स लगेगा GMM अप इनटू स्मॉल r डिवाइड बाय r क्यूब। स्मॉल r हो गया कि सेंटर से लेके कहाँ तक है पॉइंट मास, ओके, और कैपिटल R हो गया वो पूरे स्फीयर का मास रेडियस। ओके, सो ये फॉर्मूला देखिए, अगर मैं सरफेस पे यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ कि यार ठीक है ये फॉर्मूला इनसाइड आ गया, तो अगर मैं कंडीशंस रखूँ यहाँ पे सरफेस की, तो क्या सेम वैल्यूज आएगी। सो सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे ये स्मॉल r की वैल्यू तो कैपिटल R बन जाएगी। सो यहाँ पे मैं रख दूंगा कैपिटल R, सो ये R और ये R क्यूब में से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर रहेगा। सो सेम GMM अपॉन R स्क्वायर रह जाएगा। सो फॉर्मूला इज ट्रू। इज इट क्लियर? सो अच्छे से इसे नोट कर लेना कि सॉलिड स्फीयर के बाहर फोर्स लगेगा GMM अपॉन R स्क्वायर, सरफेस पे GMM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड GMM स्मॉल r अपॉन R क्यूब। इज इट ओके? सो नोट कर लीजिए। ओके, अभी सोचो केस नंबर 2 और 3 के ग्राफ के बारे में सोचेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। देखो केस नंबर 2 में था सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और पॉइंट मास, और थर्ड केस में था सॉलिड स्फीयर और पॉइंट मास। सो इन दोनों के बीच में के ग्राफ के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है ना। देखिएगा होलो स्फीयर में मैं ग्राफ निकालना चाहता हूं फोर्स और डिस्टेंस के बीच।
सो फोर्स यहाँ पे लिया y एक्सिस पे, डिस्टेंस यहाँ पे लिया r, यहाँ पे भी वही ग्राफ बनाना है फोर्स और r के बीच, ठीक। सो देखिएगा अगर ये सॉलिड, ये जो होलो स्फीयर है यहाँ पे, सो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ पे r डिस्टेंस पे अगर मास रख दूँ तो जो फोर्स है वो इस तरफ आएगा, ठीक है ना। सो अगर ये इधर हो गया r पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और ये फोर्स इधर लग गया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी अगर मैं यहाँ पे मास रखता हूँ तो फोर्स इधर लगता है अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो दैट फोर्स शुड बी नेगेटिव। ओके, सो फोर्स नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। सो और अगर मैं यहाँ पे रख दूँ यानी कि r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, ठीक है ना, r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पे रख दू पॉइंट तो, और अगर यहाँ पे रख दू तो यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r, ऐसे 3 जगह पे। सो अगर मैं स्पीयर के दिस साइड पे रख दूं या इस साइड पे रख दूं, ठीक है ना, सो क्या हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव रहेगा। सो फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, होलो स्फीयर के शेल, वो तो 0 बन जाएगा, वो तो 0 रहता है, इनसाइड तो 0 रहेगा। सो यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे फोर्स 0 है, सो यहाँ पे भी फोर्स 0 है, यहाँ पे भी फोर्स 0 है, यहाँ पे हर जगह पे फोर्स 0 है, जब तक सरफेस पे आता नहीं है तब तक होलो स्फीयर के अंदर फोर्स 0 है। सो यहाँ पे फोर्स है, सो यहाँ पे फोर्स कुछ तो भी मिलेगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी, कुछ तो भी मिलेगा। अगर मैं यहाँ से दूर जाता हूँ तो फॉर्मूला है Gm अपॉन स्मॉल r। सो अगर r की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, सो फोर्स कम होते जाएगा लाइक दिस। ओके, सो ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको। सिमिलरली अगर इस साइड पे निकल गए तो फोर्स पॉजिटिव रहेगा, सो जब तक सरफेस नहीं आता, ठीक है ना, r इज इक्वल टू कैपिटल R नहीं आता तब तक फोर्स 0, और जब r इज इक्वल टू R आ जाएगा तो फोर्स की कुछ वैल्यू और फिर उसके बाद r के साथ वैल्यू कम होती जाएगी। सो ग्राफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है ना। सो यहाँ पे और यहाँ पे इस बीच में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। सो सेंटर से लेके दोनों सरफेस तक कोई फोर्स नहीं, सरफेस से लेके फोर्स लग जाएगा और वहां से सरफेस से बाहर जाते टाइम पे फोर्स 0 0 कम 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 होते जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा सॉलिड स्फीयर में, सो सॉलिड स्फीयर में वही पॉइंट लेता हूं, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर में फोर्स का फॉर्मूला आया था F इज इक्वल Gm स्मॉल r, ठीक है ना, इनसाइड की बात कर रहा हूं, डिवाइड बाय r क्यूब। अगर इनसाइड में अगर आपका पॉइंट मास सेंटर पे चला गया यहाँ पे, तो स्मॉल r की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। सो सेंटर पे यहाँ पे अगर मैंने r की वैल्यू 0 रख दी तो फोर्स 0 हो जाएगा, सो सेंटर पे फोर्स तो 0 लगेगा, ठीक। फिर सेंटर से अगर आप, ये तो r कांस्टेंट है, सो अगर आप r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से फोर्स बढ़ते जाएगा लाइक दिस, नेगेटिव फोर्स लूंगा मैं इस साइड पे, सो ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अभी सरफेस पे आया तो सरफेस से दूर जाते टाइम पे वो कम होते जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से ऐसी वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पे सरफेस पे फोर्स सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ से ऐसे कम होते जाएगा। सेम कंडीशंस दिस साइड भी बनेगी, r इज इक्वल टू कैपिटल R तक फोर्स बढ़ते रहेगा और फिर यहाँ से कम होते जाएगा। ओके, सो these are the graph of force acting on a point mass due to the hollow sphere and solid sphere. hollow sphere के अंदर कोई फोर्स नहीं है, सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर पे कोई फोर्स नहीं, पर सेंटर से सरफेस तक फोर्स बढ़ती जाती है और सरफेस से बाहर फोर्स कम होती जाती है। ओके ओके, नाउ केस 4, ठीक है ना। 4 में क्या है, फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास। ओके, रॉड एंड पॉइंट मास, ओके, ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट मास है स्मॉल m, और ये पॉइंट मास से लगभग d डिस्टेंस पे यहाँ पे एक रॉड है लाइक दिस, और ये रॉड का मास है m और लेंथ है l। ओके, कैपिटल M और लेंथ l। तो ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। सो ये
ऐसा नहीं है कि चलो हो गया जी एम एम अपन आर स्क्वायर पढ़ लिया कि हो गया सारा पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं और बहुत से क्लासेस में भी ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप डिटेल में इसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। सो पढ़ो अच्छे से, ख्याल में भी रखने की कोशिश कीजिएगा। सो यहाँ पे एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और ये एक पॉइंट मास है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक d है, और आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। सो देखिएगा, कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम चूज करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ द रॉड। ये रॉड का छोटा सा एलिमेंट लिया, एलिमेंट की लेंथ लिया dx, ओके, और दिस एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मास m, ओके। सो टेल मी व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस dx एंड m। dx मीन्स इसका मास बन जाएगा dm। सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन dm एंड m। सो dm और m के बीच में छोटा सा फोर्स लेंगे df। df की वैल्यू बनेगी g स्मॉल m, यहां का मास, और यहां का मास dm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दोनों के बीच में तो डिस्टेंस x है, सो x स्क्वायर। अभी फाइंड आउट करना है पूरे रॉड पे कितना फोर्स। सो ये फोर्स, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द रॉड। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे रॉड का मास आ जाएगा, सो उससे पूरे फोर्स भी आ जाएगा। सो मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, बट बिफोर इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm। सो लेट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज, सो क्या बन जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन l, इज इट, क्योंकि रॉड का मास तो m है और लेंथ l है। सो देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट dm इज इक्वल्स टू, सो dm इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx है, सो m अपॉन l इंटू dx। सो ये जो छोटा सा फोर्स है df, इसकी वैल्यू बन जाएगी gm, dm की वैल्यू कैपिटल M अपॉन l इंटू dx अपॉन x स्क्वायर, इज इट ओके। अभी नेट फोर्स अगर निकालना है, टोटल फोर्स F, तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ df, सो अभी इंटीग्रेशन ऑफ df की वैल्यू बन जाएगी g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, ओके। अभी पता करना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। सो x की वैल्यू यहां पे शुरू होती है d से, ठीक है ना, यहां से शुरू हो जाएगी यहां पे, सो d, और d से लेके यहां से लेके d, और यहां से लेके यहां तक x की वैल्यू यहां पे स्टार्ट होगी। सो यहां पे यहां तक कितनी वैल्यू है x की, सो यहां पे देखे तो d है, और यहां से लेके यहां तक तो l है, और ये l और ये d, ओके। सो x की वैल्यू वेरी होती है फ्रॉम d टू d प्लस l, ओके। सो इट इज इक्वल्स टू, यहां पे g स्मॉल m कैपिटल M l, ये तो वेरिएबल नहीं है, सो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आते। सो g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन l इंटू इंटीग्रेशन स्मॉल d अपॉन d प्लस l dx अपॉन x स्क्वायर, ओके। सो इट इज इक्वल्स टू g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन में पावर x से बढ़ती है और उतनी ही वैल्यू से आपको डिवाइड करना पड़ता है। सो यहाँ पे पावर है एक्स स्क्वायर, ऊपर जाने के बाद बन जाएंगे एक्स टू द पावर -2, -2 प्लस 1 बन जाएगा -1, ठीक है ना। सो एक्स टू द पावर -1 और उससे डिवाइड भी करना है, सो -1, सो दिस बिकम्स -1 अपॉन एक्स। अगर ये पता नहीं है तो थोड़ा सा सोच विचार करके इसको एक बार देख लेना इंटीग्रेशंस के बारे में, ठीक है ना। और लिमिट्स है आपकी d से लेके d प्लस l। सो ये बन जाएगा g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय l इन ब्रैकेट 1 अपॉन x। सो अपर लिमिट इज -1 अपॉन d प्लस l माइनस लोअर लिमिट इज 1 अपॉन -x की जगह पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये बनेगा d, ओके। चलो आगे, फोर्स F इज इक्वल्स टू g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय l
इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस डी प्लस एल डिवाइडेड बाय डी इन ब्रैकेट डी प्लस एल। सो माइनस डी प्लस डी गेट कैंसल, एल और एल गेट कैंसल। सो बचा उचा फोर्स जो है वो है जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डी इंटू डी प्लस एल। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द रॉड एंड पॉइंट मास। ऐसा नहीं है जी एम एम अपन आर स्क्वायर को रट्टा मार लिया तो सब न्यूमेरिकल्स आ गए ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो ऐसा नहीं है। अच्छे से सोचो कि कैसे चेंज होते हैं, ठीक है ना। सो इस पे एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं आपका। ओके, सो नोट डाउन दिस। ओके, सो देखिए आपके पास बुकलेट है, ठीक है ना। सो बुकलेट्स में क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 क्वेश्चन नंबर 30 ऑन दिस बेसिस। ओके, यहां पे बताया गया था अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ यल एक्सटेंड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए। सोचो ये एक्स एक्सिस है ऐसा, और ये एक्स एक्सिस पे एक रॉड एक एक्सटेंडेड है लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक। सो यहां पे अगर ओरिजिन है एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां पे है एक्स इज इक्वल टू ए और यहां पे है एक्स इज इक्वल टू यल। यानी यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ओके, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बन गया ए। और फिर आगे बताया गया फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन अ पॉइंट मास यम एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पे एक पॉइंट मास है स्मॉल यम, सो इन दोनों के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड की मास पर यूनिट लेंथ म्यू इज डिनोटेड बाय म्यू इज ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसी है। ओके, सो चले सॉल्व करें। तो यहां पे फिर से एक बार एलिमेंट ले लेंगे। एलिमेंट का मास dm और एलिमेंट की थिकनेस dx। ओके, सो एलिमेंट और पॉइंट मास इज एट अ डिस्टेंस से x। ओके, सो दोनों के बीच में का फोर्स स्मॉल फोर्स लेंगे df इज इक्वल टू g मास स्मॉल m और यहां का मास dm और दोनों के बीच में का डिस्टेंस x स्क्वायर। ओके, अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm? ओके, सो dm हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ dm। ओके, सो dx, सो मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन a प्लस bx स्क्वायर इंटू dx। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। सो df क्या बन गया यहाँ पे? df बन गया g स्मॉल m इंटू a प्लस bx स्क्वायर इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। ओके, ये बन गया हमारा df यानी स्मॉल फोर्स, ये एलिमेंट और ये पॉइंट मास के बीच में का। सो थोड़ा सा इजी कर लेते हैं यहाँ पे। सो df इज इक्वल टू जी एम इन ब्रैकेट a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स, क्या ना। सो a से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा और बी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, ठीक है ना। सो छोटा सा कैलकुलेशन है, सोच लेना इस पे। नाउ सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम इन ब्रैकेट a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स। सो व्हाट इज द चेंज ऑफ x? x कहां पे शुरू होता है? x शुरू होता है a से और कहां पे खत्म होता है? सो ये x यहां से गिनना है। सो यहां से यहां तक a और यहां से लेके यहां तक a प्लस एल। सो ये बन गया a से लेके a प्लस एल। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशंस में gm तो बाहर निकला, इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस एल a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स। ओके, सो gm एज इट इज gm इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी मैंने सॉल्व करके दिया था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। सो ये हो गया माइनस a अपॉन एक्स और b का इंटीग्रेशन बन जाएगा bx और लिमिट है a से लेके a प्लस एल। सो इट इज इक्वल्स टू gm इन ब्रैकेट माइनस a अपर लिमिट रखेंगे a प्लस एल प्लस b a प्लस एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a अपॉन लिमिट लोअर लिमिट a माइनस
यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस बी ए। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू जी एम इन ब्रैकेट माइनस ए अपॉन स्मॉल ए प्लस एल प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स एल प्लस ए अपॉन स्मॉल ए माइनस बी टाइम्स ए. So b times a get cancel. So we have f is equals to gm bracket minus a upon a plus l plus a upon a plus bl. So it is equals to gm इन ब्रैकेट a कॉमन निकल सकता है यहां से a इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन a प्लस एल. सो एज पर ऑप्शन जाना पड़ेगा, अभी मुझे पता नहीं ऑप्शन कैसी है, इंटू बी प्लस एल. ठीक है ना, देखते हो ऑप्शन कैसी है. सो यस ऑप्शन, तो देखिए बी ऑप्शन मैच करती है. ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बी नंबर के ऑप्शन मैच करती है. यहाँ पे जी एम इन ब्रैकेट ए इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल प्लस बी एल. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी. देखो सिर्फ ये प्लस वाले आगे लिखा और माइनस वाले बाद में लिखा. सो है ना ऑप्शन नंबर बी. यस, ओके. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस. सो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा जेडब्ल्यू वाले बच्चों को तो ऐसे क्वेश्चन तो करना ही पड़ता है, बट नीट की भी अभी लेवल बढ़ सकती है जब अगर आपके पास एनटीए अभ्यास नाम का ऐप है, एनटीए अभ्यास. सो उसमें होल सिलेबस पेपर एक्चुअली आपके काम में नहीं आएंगे, बट द लेवल इज समवॉट अप. ठीक है ना. सो एनटीए के जो लास्ट पेपर था उससे जो एनटीए अभ्यास में जो क्वेश्चंस दिए इसमें थोड़ा सी लेवल अप हो चुकी है. सो मे बी एनटीए के जो क्वेश्चंस पेपर आएंगे तो शायद थोड़े से टफ हो सकते हैं, इस लेवल पे तो आ सकते हैं. ठीक है ना. और इसके बारे में चर्चा एनसीईआरटी के बुक में भी हो चुकी है, इसलिए कोई नई बात नहीं है. ठीक है ना. सो आपने अच्छे से ये क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, आंसर को. ओके, कर लो एक बार नोट. ओके, नाउ फोर्स बिटवीन रॉड हो गया, अभी लेंगे रिंग. फोर्स बिटवीन अ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ कोर्स, एंड अ पॉइंट मास. ठीक है ना. सो दिस रिंग इज लाइक दिस. ऐसी एक रिंग है, आप खड़ी भी रख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी रख सकते हैं. सो दिस इज अ रिंग, सम यूनिफॉर्म मास इज देयर. ठीक है ना, मुझे हर जगह पे सेम मास है रिंग के. तो ये रिंग है और ये रिंग का जो रेडियस है यहाँ से लेके उसके सेंटर तक, यहाँ तक. सो ये रिंग का रेडियस कैपिटल आर है. और जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास यहाँ से लेके एक्स डिस्टेंस पे रखा गया यहाँ पे. तो पूछा गया कि ये दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा. सो इज इट सिंपल. सो सोचो कि समझो मैंने यहां पे लिया एक पॉइंट मास डीएम, और डीएम यहां से लेके यहां तक डीएम का जो डिस्टेंस है ओ एल है, यहां का मास स्मॉल एम. ओके, तो दोनों के बीच में, ये डीएम और स्मॉल एम के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो फोर्स डीएफ इज इक्वल टू एम इंटू डीएम डिवाइड बाई एल स्क्वायर रहेगा जी इंटू. ओके, सो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा. यहाँ पे कॉमन सेंस से और इंटीग्रेशन दोनों से सॉल्व हो सकता है, अपन कॉमन सेंस से करेंगे. ठीक. सो सोचो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो ये डायरेक्शन में लगेगा एफ. सो एक स्मॉल फोर्स लेंगे हम डीएफ, क्योंकि एक छोटा सा मास है. ये डीएफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में डीएफ और एक इस डायरेक्शन में वो भी डीएफ का कुछ कंपोनेंट. सो अगर मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिया तो ये बन जाएगा, बहुत स्मॉल दिख रहा है क्या, डीएफ कॉस थीटा. अगर मैंने यहाँ पे लिया तो ये बन जाएगा डीएफ साइन थीटा. सो डीएफ कॉस थीटा और डीएफ साइन थीटा. अभी सोचो ऐसे पूरे यहाँ पे हर जगह पे ऐसे मास है. अगर हर एक मास के वजह से हमने फोर्स के बारे में सोचा तो हर एक मास के लिए, अगर मैंने ऊपर का मास डीएम लिया तो डीएफ साइन थीटा ऊपर आ गया. अगर मैंने यहाँ का मास अगर मैंने लिया होता तो डीएफ साइन थीटा नीचे आता. ओके, सो हर एक डीएफ साइन थीटा के लिए अपोजिट डायरेक्शन में डीएफ साइन थीटा रहेगा, क्योंकि हर जगह पे एक पॉइंट मास है रिंग पे, है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स. सो इसके वजह से जो नेट
डी एफ साइन थीटा आएगा, वो आएगा 0। सो नेट डी एफ साइन थीटा इज 0। ओके, समझ में आ गया? नहीं, देखो यहाँ पे मास है डीएम, तो डी एफ साइन थीटा ऊपर आया, यहाँ पे एक मास है समझो डीएम ई, तो उसकी वजह से फोर्स नीचे आएगा डी एफ साइन थीटा। सो ऊपर का डी एफ साइन थीटा नीचे के डी एफ साइन थीटा को कैंसिल करेगा। अगर रिंग मैंने ऐसी रखी हुई है तो यहाँ का मास डीएम और यहाँ का मास डीएम, सो इस डीएम की वजह से डी एफ साइन थीटा इधर आएगा और इस डीएम की वजह से इधर आएगा, सो दोनों कैंसिल करेंगे। सो थ्रू आउट द रिंग जहाँ जहाँ पे मास डीएम है उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट जो भी बनेंगे फोर्स के वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स शुड बी 0। ओके, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा के बारे में सोचेंगे। अभी डी एफ साइन थीटा तो सब के लिए, सब पॉइंट मास के लिए सेम इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। सो सबका डी एफ साइन थीटा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा सबकी सम हो जाएगी। सो नेट फोर्स, नेट डी एफ कॉस थीटा, सो सब डी एफ छोटे छोटे सब डी एफ मिला के पूरा फोर्स बनेगा, वो बनेगा एफ, और उसमें से कॉमन निकाला था हमने कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। नहीं समझे अभी भी? देखिए एक एलिमेंट के लिए डी एफ कॉस थीटा, दूसरे एलिमेंट के लिए भी डी एफ कॉस थीटा, सो समझो दो है, सो डी एफ कॉस थीटा प्लस डी एफ कॉस थीटा, सो दोनों में से कॉस थीटा हमने कॉमन निकाला, सो डी एफ प्लस डी एफ, ऐसे डी एफ डी एफ डी एफ सब एलिमेंट के डी एफ डी एफ एलिमेंट, सब एलिमेंट के डी एफ हमने अगर सम अप किए तो पूरा फोर्स बनेगा ना कॉस थीटा, तो वैसे के वैसा। सो यहाँ पे एफ कॉस थीटा, ठीक है ना, नेट एफ कॉस थीटा। अभी एफ कॉस थीटा तो बन गया, एफ क्या बनेगा? ओके, सो नेट फोर्स ही हमें अभी कैलकुलेट करना है। सो नेट फोर्स यहाँ पे लेता मैं, सो नेट फोर्स इज इक्वल, सो ये जो पूरा फोर्स निकाला ये एलिमेंट, सब एलिमेंट का फोर्स निकाला। सो एक एलिमेंट के लिए फोर्स कितना बनेगा? सो दैट इज जी एम, ये एम हो गया ना, सो जी एम, और पूरा रिंग, पूरे रिंग का मास है ना, सो कैपिटल एम, ओके, और डिवाइडेड बाय यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल स्क्वायर, ओके, इनटू कॉस थीटा। शायद आप समझे नहीं, मैंने डी एफ कॉस थीटा में से एफ जो है, एफ यानी डी एफ, सब डी एफ को मिलाया, सब डी एफ को मिलाने से एक डी एफ का मास, एक डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो डी एम अपॉन एम इंटू एल स्क्वायर है ना, सो एक डी एफ स्मॉल एफ की वैल्यू बन जाएगी जी स्मॉल एम, वहां का एलिमेंट डी एम अपॉन एल स्क्वायर, पर सब ऐड करने से ये मास की सम हो जाएगी, और वहां से हमने लिया सिर्फ एम और डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इंटीग्रेशन से भी आसानी से छूट सकता है, बस छोटा सा है। सो जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सो बताइए यहाँ पे आर है, यहाँ पे एक्स है, सो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो? यहाँ पे एल, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आर, पाइथागोरस। और cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? cos थीटा, यहाँ पे थीटा, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट साइड है x और हाइपोटेनियस है l। ओके, सो अगेन x अपॉन एल स्क्वायर की मत आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1/2। ओके, सो नेट फोर्स कैपिटल एफ जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आई एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, सॉरी 1/2, 1/2। सो अगर आपने मिला दिया तो फोर्स इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ की पावर 1/2, यहाँ की पावर 1, सो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो ये हो गया रिंग के वजह से लगने वाला फोर्स। ओके, सो एफ इज इक्वल टू जी एम एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अगर ये भी अच्छे से रटना है, अच्छे से लग उसको याद करना है, ठीक है ना। सो फोर्थ केस पढ़ाई सिर्फ 4 केसेस। ओके, सो अगर आपने इसे, ये मास को अगर यहां से उठा के रिंग के सेंटर पे लाके रख दिया, सो मास को रिंग के सेंटर पे लाने से ये x की वैल्यू बन जाएंगी 0। अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 रख दी तो फोर्स कितना बन जाएगा? 0। सो यानी रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा? 0। ओके, ओके, एक छोटा सा ग्राफ के बारे में सोचेंगे
ठीक है ना, 2 मिनट का काम है, लिख लो इसे। ओके, सो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे x इज इक्व टू 0, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ इधर x और इधर भी x, अगर यहाँ पे है x पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे कि x की वैल्यू कम होती जाती है तो फोर्स का क्या होता है, ठीक है ना। सो सोचने वाली बात है कि इसमें पहले यहाँ पे कभी छुएगा नहीं, ग्राफ बढ़ते जाएगा और फिर नीचे होते जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे उतरते जाएगा और यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएगा। और किसी दिन या किसी समय निकाल के आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा। सो r/√2 पे ये सबसे ज़्यादा रहेगा, और क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, इसके लिए आपको डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा आने को चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैंने आपको पढ़ाया था वर्क पावर एनर्जी के टाइम पे, सो वहाँ पे रिवाइज कर लेना है। अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो किसी दिन मिल लेना, हम समझा के देंगे, ठीक। सो नोट कर लेना इसे ग्राफ पे। ओके, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में। सिर्फ GMM/r² फॉर्मूले से सारे कैलकुलेशंस नहीं होते, आपको अच्छे से कैलकुलेशंस के लिए ये भी ट्रिक्स और ये भी प्लान दिमाग में रखना है। उसके बाद बच्चों जो बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के यहाँ पे मास रखा, यहाँ पे मास रखा, यहाँ पे मास रखा, तो यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, या फिर इस मास पे कितना फोर्स आएगा। स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे मास रखा, यहाँ पे मास रखा, यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर मास रखा तो इस पे कितना फोर्स है। सो ये जो सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो ये सिर्फ एंड सिर्फ आपके वेक्टर स्किल को चेक करने के लिए, सिर्फ आपको यहाँ पे वेक्टर सम बना के देखना है, ठीक है ना। एंगल फाइंड आउट करना है, वेक्टर सम बना के देखना है, तब जाके आपके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इसमें पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका वेक्टर्स अच्छे से हो चुका है। सो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपका दिमाग लगाओ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक। इसके बाद ये हो गए 4 केसेस, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि पॉइंट मास और एक कंटिन्यूअस बॉडी, इसके बीच में का फोर्स, अगर दोनों ही कंटिन्यूअस बॉडीज है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ एक कंटिन्यूअस बॉडी और पॉइंट मास, दूसरी कंटिन्यूअस बॉडी पॉइंट मास, तीसरी कंटिन्यूअस बॉडी पॉइंट मास, और स्पीयर जो रहते तो उनसे तो हम पूरा पॉइंट मास ही कंसिडर करते हैं। सो इसलिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी, पर ये 2-3 टॉपिक बहुत से जगह पे स्किप किया होता है। पर न्यूमेरिकल आते हैं तब बच्चों को कुछ भी बोल के छोड़ दिया जाता है, बट न्यूमेरिकल्स तो है और उसका काम भी है, ठीक है ना। सो बच्चों, आपने यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ऐसे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे जो मैंने केसेस बताए इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आसान तो नहीं होगा, शायद बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं ग्रेविटेशंस को, बट इसके डीप में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसलिए आपने अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रेविटेशंस, न्यूटन्स लॉ और केपलर्स लॉ हमारे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। टिल देन बी हैप्पी, बी कूल।